हेलो डियर लर्नर्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हम बार बार एक बात बोलते हैं कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको उस स्टैंडर्ड को लेवल में रख के तैयारी करनी है। स्टैंडर्ड को ना डाउन करना है, ज़्यादा हाई भी नहीं करना। जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बार बार एक ही बात बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए उससे पहले कुछ शुरू करते हैं। गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, जब पाई न मुझ में थकान, जब पाई न मुझ में थकान तो वो खुद थक गए। फिर एक बार दोहराते हैं कि गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, जब पाई न मुझ में थकान तो वो खुद थक गए। इसी खूबसूरत लाइन के साथ मैं अभय आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एसिक इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत वंदना अभिनंदन करता हूँ। कैसे हो मित्रों। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे उस एग्जाम को बार बार कहते हैं एग्जाम देख के पढ़ना है, आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, एग्जाम के बाहर की चीज़ें नहीं पढ़ना है। आज मास्टर प्रैक्टिस सीरीज है जिसमें हमने सेलेक्ट किया इंग्लिश के क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस हमने कहा था कि प्रीवियस ईयर पेपर एक दिन डिस्कस करें, एक दिन सीजीएल मेंस चलेगा। कल सीजीएल मेंस की क्लास आई थी, आज आप लोगों की सीरीज के क्वेश्चन हमने उठाए, उसका हम पेपर का क्या करेंगे, डिस्कशन चलेंगे। सीरियस पेपर हमने उठाया, इसी तरीके से इंडिया का उठाएंगे, सीजीएल भी उठाएंगे, सीजीएल हर तरह से जहां पर हमें मोस्ट जो ऐसे लगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ऐसे नहीं सारे क्वेश्चंस को उठा लें। आज आप लोगों के सामने लेक्चर 6 है जो डेली रात को 8 बजे आपके चैनल अपने आपका अपना चैनल है एसिक इंग्लिश उस पर आता है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीडीएस, चाहे एनडीए या एयरफोर्स या नेवी, सभी के लिए क्लास आपकी यूजफुल रहेगी अंडर गाइडेंस बाई अभय सोमन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए हम एक बार और बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल है एसिक इंग्लिश बाय अभय सर। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वहाँ से आप हम जुड़ जाइए और जुड़ने के बाद आप लोगों को बेल आइकन दबाना है जिससे कोई भी वीडियो नहीं आए, आप लोगों को क्लास इजीली अवेलेबल हो जाए, आपको सर्च करने की आवश्यकता ना पड़े, परेशान ना हो। डेली क्लास रात 8 बजे आएंगी। आप लोगों को हम स्टार बना के बताते हैं कि एसिक इंग्लिश के जो जो चीज़ें हैं आपको ज्वाइन करनी है। फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल बेहद इंपॉर्टेंट है कि जो भी क्लास हम पढ़ाते हैं उसके बाद पीडीएफ इसी पर मिलती है। कल जो क्लास हो चुकी है उसकी पीडीएफ आज अपलोड कर दी जाएगी। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। वाई अभी समझ, ये बात हम बोलते हैं बार बार। ये बात हम नहीं बोलते हैं, ये बात स्वामी विवेकानंद जी ने बोली थी कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। ये हम अब बार बार आप लोगों को बता रहे हैं, सीखना है कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी में नोट डाउन कर लो, बार बार इसे बोलो, समझो। अगर कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस बात को सोचना है, समझना है कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। अब जिसको भी इंग्लिश से प्यार होने का, लव होने का स्टार बना के हम बार बार एक ही बात बोलते हैं कि यू कांट ब्लेम ग्रेविटी फॉर फॉलोइंग इन लव विद इंग्लिश, इट्स बाय अभय सोमन जी। एक क्वेश्चन आप लोगों को भेजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्लास में आप लोगों के हम सामने प्रस्तुत करेंगे इंग्लिश के कॉन्सेप्ट बताएंगे आप लोगों को और उसके यूज बताएंगे। जो भी चीज़ों की यहाँ लिखा है कि करेक्ट द मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस में क्या मिस्टेक है आप लोगों को पढ़ना है और हमें बताना है कि कहाँ पर इस सेंटेंस में एरर है। चलिए देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सीडीएस देखो आया हुआ है, सारे हमने लिख दिए हैं। सीडीएस के 2014 में जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए बताने की कोशिश करें। चलिए इस क्वेश्चन को बताने की कोशिश करें, कौन बताएगा, देखते हैं कौन बताएगा। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान रखना हम क्या बोल रहे हैं कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पार्ट ए और पार्ट सी दो में एरर थी। आज ही हमने ऑफलाइन क्लास में डिस्कस किया था। एक बार जो बच्चे पढ़ रहे होंगे या जो क्लास देख रहे होंगे उन लोगों को पता था, जब भी हमने बताया था आप लोगों को कि जब भी एक सेंटेंस में मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ए पार्ट है, इसके आगे बी पार्ट लिखा हुआ है, इसके आगे बच्चों सी पार्ट है, इसके आगे बच्चों डी पार्ट है। अगर मान लीजिए ए पार्ट में भी एरर हो, सी पार्ट में भी एरर हो, तो कौन से पार्ट में एरर लगाएंगे। ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन एग्जामिनर ने जानबूझ के गलत डाला है। ऐसा नहीं होता है। डालते हैं कुछ क्वेश्चन जानबूझ के गलत डाले जाते हैं, लेकिन कभी कभी अगर हो उनमें ऑप्शन आपको कौन सा चूज करना है आज हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर इंग्लिश को हम कैसे चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। इंग्लिश हम इस तरीके से सही की जाती है। जब भी एक बार किसी की गलती होती है, जनरली मान लीजिए तुमने कोई गलत काम किया है तो मम्मी कहती हैं एक बार छोड़ दो, कोई बात नहीं, पहली गलती थी। तो पापा भले ना छोड़े लेकिन माता जी क्या करती हैं, छुटवा देती हैं, कहती हैं चलो पहली गलती थी इसे माफ कर दिया जाए। तो इसका मतलब है कि पहली गलती हर कोई तुम्हारी इग्नोर कर देता है, बशर्ते गलती छोटी होनी चाहिए।
ऐसा नहीं आपने किसी का इतना बड़ा कांड कर दिया है तो उस गलती को माफ नहीं कीजिए। अब गलती माफ करने वाले की जाती हैं। अब बहुत भयंकर गलती हो कि इतनी बड़ी गलती हो कि अगर वो लिखा है तो सर्वे सर्वा गलत है, मतलब सब्जेक्ट लिखा है वर्ब लिखी है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको बदलना पड़ेगा, बाकी अगर कोई इरर है तो आपको अवॉइड करके बढ़ना है आगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर बी पार्ट में और सी पार्ट में दो पार्ट में इरर है। ए फॉर आन मिलो सजना, सी फॉर कहो ना प्यार है, दोनों पार्ट में इरर नजर आ रही हैं। देखते हैं कहाँ पर इरर है, अभी बताने की कोशिश करते हैं। इसे हम हटाते हैं और कौन से पार्ट में इरर है आप लोगों के सामने हम बताते हैं। देखिए कौन कौन सी इरर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है ही आस्क्ड हर डेट, सेंटेंस किसमें पहचान पाए हो, पहचान पाए हो, सेंटेंस आपका नरेशन का है, सेंटेंस आपका नरेशन का है। देखिए यहाँ पर आस्क्ड, यहाँ पर न्यू, यहाँ पर हैपेंड, व्हाट हैपेंड, यहाँ पर लिखा है लास्ट वीक, लिखा है लास्ट वीक, यहाँ पर बाज। इसका मतलब सब कुछ पास्ट में नरेशन में का ये क्वेश्चन आपका है, किसका क्वेश्चन है, नरेशन का क्वेश्चन है। और नरेशन के क्वेश्चन में हम बच्चों डेट नहीं इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, या तो हम इफ लगा देते हैं संजली सबको पता होगा, या हम वेदर का प्रयोग करते हैं। जिन लोगों की भी इंग्लिश बहुत कमजोर है हमने बताया है 10 लेक्चर हमने एसेक फाउंडेशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, उसको देखें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो प्लेलिस्ट हम आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे। पर्टिकुलर उसमें लेक्चर भी होंगे, जिस लेक्चर पर आप क्लिक करें उस लेक्चर पर पहुंच जाएंगे, वो आप लोगों को जरूरी है देखना। अगर जिसके भी बेसिक कमजोर है, हम बार बार बोलते हैं जिसका बेसिक कमजोर है उसे ये लेक्चर जरूर देखना है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या बताते हैं, देखिए फिर से हम एक बार समझाते हैं। इसका मतलब एक क्वेश्चन आपके नरेशन का है। अब नरेशन में बच्चों सबको पता है कि हम डेट नहीं इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, इफ कर सकते हैं या हम वेदर का प्रयोग करते हैं। एक तो गलती ये हो गई है कि नरेशन वाले सेंटेंस में जब भी हम उसका प्रयोग करते हैं तो इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं या डायरेक्ट आपका क्वेश्चन वर्ड ही आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड नहीं, इसलिए हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। पहले पार्ट तो ये फार आन मिलो सजना मिरर हो गई। दूसरा यहाँ पर लिखा है लास्ट वीक, देखिए आपको आज हम कंफ्यूजन दूर कर दें, यहाँ पर लिखा है आपका लास्ट वीक। अब एक वर्ड होता है द प्रीवियस वीक, एक लास्ट वीक और द प्रीवियस वीक। देखिए जब भी हम दोनों का प्रयोग करते हैं, जब लास्ट वीक का प्रयोग होता है हमेशा ये पास्ट टेंस में होता है, ध्यान रखना इसका प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस में होता है। जब प्रीवियस वीक का जब हम प्रयोग करते हैं, द प्रीवियस वीक का जब भी हम प्रयोग करते हैं ये पास्ट ऑफ पास्ट में प्रयोग करते हैं। पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब अभी हम समझा देंगे। देखिए ऐसे समझना है, पास्ट टेंस का मतलब बच्चों, पास्ट टेंस का मतलब हो जाएगा सिंपल पास्ट, जिसे हम B2 सिंपल इंडेफिनिट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, या सिंपल पास्ट बोलो या पास्ट इंडेफिनिट बोलो, एक ही बात है। यहाँ पर लिखा है आपका पास्ट ऑफ पास्ट, इसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, PP का मतलब पास्ट परफेक्ट होता है। प्रीवियस वीक में हम करते हैं पास्ट परफेक्ट। यहाँ पर लिखा देखिए हैपेंड, इसका मतलब सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, इसीलिए यहाँ पर लास्ट वीक का प्रयोग नहीं करेंगे, हम करेंगे द प्रीवियस वीक का प्रयोग करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है, सबको पता है, दूसरा पॉइंट ये है कि दूसरे हम आसान शब्दों में बता दें कि डायरेक्ट नरेशन में लास्ट नाइट हो, लास्ट वीक हो, आपका लास्ट वीक हो या लास्ट ईयर हो, इन सभी का प्रयोग बनाते समय हम अगर नरेशन बनाते हैं तो करते हैं द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर। मतलब समझ रहे होगे, एक बार हम और आप लोगों के सामने बोल रहे हैं, वो अगर हो लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, जब नरेशन में हो तो इसका हम डायरेक्ट नरेशन बनाते हैं द प्रीवियस ईयर, सॉरी द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब यहाँ से भी गलत था, तो दो पार्ट में इरर थी। अगर आपको एग्जाम में लगाना था तो आपको सी पार्ट में इरर चुननी थी। पहली गलती माफ करते हैं, आगे बढ़िए, और है तो उसमें हमें इरर लगानी है। इसका मतलब इस पार्ट में आपको इरर लगानी थी कि सी फॉर का होना प्यार है इज अ रिक्वायर्ड आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर लेटा हुआ है और आपके आंसर चाह रहा कि आप आंसर दें, आपको आंसर सही देना है। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं सभी लोग जल्दी जल्दी फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। कौन से पार्ट में आंसर है,
बताइए कौन से पार्ट में? ए पार्ट में है तो ए पार्ट बताइए, बी पार्ट में है तो बी पार्ट बताइए, सी पार्ट में है तो सी पार्ट बताइए, नो एरर है तो डी बताइए। सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आज CDS 2014 के होंगे। अभी हम एरर डिस्कस कर रहे हैं, इसके आगे धीरे धीरे और चीजें बढ़ेंगे। किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस उठा सकते हैं, वो क्वेश्चन जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। चलिए बताना, बोलिए चलिए बोलिए, बताइए क्या लिखा है। लिखा है until you do not go to the station to receive him I can hardly feel at ease। सबको पता है कि until और unless के साथ हम do not का प्रयोग नहीं करते हैं। सॉरी, do not क्या मतलब निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, until you go the station to receive him I can hardly feel at ease। सबको पता, जिसे हमने एक एग्जांपल यहाँ लिख दिया है कि until हो आपका चाहे और चाहे अनलेस हो, अनटिल हो या अनलेस हो, ये खुद निगेटिव वर्ड होते हैं। जब ये निगेटिव वर्ड होते हैं, इनके साथ नोट का प्रयोग नहीं किया जाता है बच्चों, नोट का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं हम, अनलेस, अनलेस देखो, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड you will not succeed, you will not succeed। मतलब यह है कि सेंटेंस लिखा है कि अनलेस, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो सफलता तुम्हें नहीं मिलेगी। हमने बताया इस क्लाउज में नाट नहीं आ गया। कटप्पा की तलवार को उठाकर ऐसा ना करना कि आप यहाँ पर का नाट तुरंत उड़ा दोगे। जैसे ही आपने उड़ाया तो सस्सी की आपकी उड़ा देगी, समझ लो, ये सस्सी आपके होश उड़ा देगी कि ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया। नहीं, ये क्लाउज एक अलग क्लाउज है बच्चों, ये क्लाउज एक अलग क्लाउज है, अब ये वाला क्लाउज एक अलग क्लाउज है। इसका मतलब ये है कि जब हम क्या बोलते हैं आप लोगों को कि एक क्लाउज, दो क्लाउज होंगे तो एक क्लाउज दूसरा क्लाउज अलग अलग होते हैं। अनलेस वाले क्लाउज में कभी भी नाट का प्रयोग नहीं होगा। अगर अनलेस वाले क्लाउज में नाट का प्रयोग नहीं होगा तो आगे नहीं कटप्पा की तलवार लेके आपको हीरो बनना है कि उड़ा दिया, तुरंत आए उड़ा दिया, नहीं, फिर SSC भी उड़ा देगी, आपके होश भी उड़ेंगे और काट लेगी आपका 2.5 नंबर, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बेहद आसान था, इसमें किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन गलत हो। अगर ऐसे हम ऐसे बोलते हैं कि इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर ऐसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। आप इफ नहीं लगा सकते, इफ में नॉट लगा सकते हो, क्योंकि अनलेस में तो लिखा है अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे, नहीं तो आ गया है, इफ में तो आएगा नहीं। इफ का मतलब क्या होता है, अगर तुम मिल जाओ जमाना जीत लेंगे, हम छोड़ नहीं देंगे। छोड़ने का मतलब होगा तो फिर मिलने का क्या मतलब है, समझ रहे होंगे बात आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, बेहद आसान सवाल है। आई डिड नॉट नो वेयर दे वर गोइंग नॉर कुड आई अंडरस्टैंड व्हाई हैड दे लेफ्ट सो सून। बेहद आसान सवाल है। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सवाल है, आगे बताने की कोशिश करते हैं। बताइए, बताने की कोशिश करिए कौन से में आंसर है, कौन सा आंसर सही है। इसमें देखिए यहाँ पर लिखा आई डिड नॉट नो वेयर दे वर गोइंग नॉर कुड आई अंडरस्टैंड व्हाई हैड दे लेफ्ट सून। देखिए सब पास्ट में, यहाँ पर पास्ट है, यहाँ पर पास्ट है, यहाँ पास्ट है, यहाँ पर भी पास्ट है। अब देखिए अगर ये पास्ट है तो सही है। अब देखिए जब कभी भी हम, अगर हम कहें, हमने यहाँ पर लिख दिया वाई ही इज क्राइंग, वाई ही इज क्राइंग। मतलब आप किसी से क्या पूछे, जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, जब हम कभी भी किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, जब हम कभी से किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन वर्ड के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर हम किसी से पूछ रहे हैं तो हम कभी किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि वो क्यों रो रहा है, इसका मतलब क्या है, क्यों का मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब भी हम किसी से बच्चों क्वेश्चन पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो आपकी होती है वो ऑक्सिलरी सब्जेक्ट और WH फैमिली के बीच में आ जाती है। इसका मतलब व्हाई इज ही क्राइंग, व्हाई इज ही क्राइंग, वो क्यों रो रहा है। आशा करते हैं पॉइंट समझ में। अगर जब हम आपने क्वेश्चन पूछा है, अगर उसी का अगर जवाब मिल जाए, अगर उसी बात का जवाब मिल जाए, जैसे हम कहते हैं आई डू नॉट अंडरस्टैंड, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड बोल सकते हैं या नो बोल सकते हैं, ठीक है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड या आई डोंट नो व्हाई इज क्राइंग,
वाई ही इज, देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझना चाहिए सब चीजें। वाई इज क्राइंग, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉपी पर नोट डाउन करिए। जब कभी भी हम जब किसी से कोई सवाल पूछते हैं तो जो ऑक्सिलरी वर्ब, जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट के पहले आती है, मतलब उसके मिडिल में आएगी। जब कभी भी हम उसका जवाब देते हैं तो जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आएगी। इसका मतलब सी इज क्राइंग। यहाँ पर आप पूछ नहीं बता रहे हैं कि मुझे नहीं पता है वो क्यों रो रहा है, यही यहाँ पर है। यहाँ पर कोई क्वेश्चन वर्ड होता आगे क्वेश्चन मार्क लगाते, इसका मतलब है कि वाई हैड दे लेफ्ट सून। यहाँ पर पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे उठा है। इसका मतलब ये वाला दे है वो हैड के, सॉरी जो वाला यहाँ पर हैड है वो दे के बाद में आ जाएगा। वाई हैड दे की अपेक्षा हो जाएगा वाई दे हैड इज रिक्वायर्ड आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए। देखते हैं इसमें तुरंत कॉपी बनाना। जब भी कभी हम किसी से कोई सवाल पूछेंगे तो जो ऑक्सिलरी वर्ब होगी वो क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट के बीच में आएगी। अगर हम उसका जवाब देंगे तो वो भी जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होगी वो हमेशा क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत सब्जेक्ट के बाद आएगी। समझ रहे होंगे पॉइंट, समझ में आना चाहिए, पॉइंट बी नोटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करते सभी लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, इजी भी है। अब देखते हैं कौन बताने की कोशिश करता है। यहाँ पर लिखा है द डिस्टिंक्शड विजिटर डेट ही हैड ग्रेट प्लीजर टू बी विद अस फॉर सम टाइम एंड डेट द प्लीजर वॉज all the greater because he afforded him on an opportunity to study the working of an institution of such eminence as ours। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, CDET 2040 में आया था, बच्चे के होश उड़ गए होंगे क्वेश्चन देख के। होश नहीं उड़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन हवा में उड़ेगा। इसीलिए हम बताते हैं कॉन्सेप्ट और यूज, कॉन्सेप्ट और यूज अगर सीखना है आप लोगों को तो बेसिक इंग्लिश से जुड़े, तुरंत जुड़े हमसे, और कॉन्सेप्ट को सीख कर आप इंग्लिश से मजा लीजिए। मतलब एक इंग्लिश में आपको इतना इंटरेस्ट आएगा सारे सब्जेक्ट आप भूल जाएंगे। इंग्लिश में जब भी इंटरेस्ट आएगा जब आपको कॉन्सेप्ट आएंगे, जैसे मैथ्स में कॉन्सेप्ट आते हैं हम इंजॉय करते हैं। बात को समझ रहे होंगे आप। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, चलिए पढ़ने की बात बताइए। यहाँ पर जो बात लिखी है देखते हैं कौन कौन इस सेंटेंस को पकड़ेगा। देखते हैं कौन किसने बताया आंसर। देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा है हिज एफ्रोडेड, हिज एफ्रोडेड। अगर इन दोनों के बाद में आप जानेंगे, एक वर्ड होता है आपका एफोर्ड, अब एक वर्ड होता है AFFORD, एफोर्ड होता है। एक वर्ड आपका होता है ऑफर, एक वर्ड क्या होता है ऑफर। इन दोनों का मतलब क्या होता है, ऑफर होता है एक एफर्ड होता है, एक ऑफर होता है एक एफर्ड होता है, एफोर्ड होता है। इसका मतलब होता है, पहले वाले का मतलब होता है कोई चीज को आप खरीदने में, कोई भी चीज है उसे खरीदने में अगर आप सक्षम हैं तो उसे कहते हैं एफोर्ड। नहीं कहते हैं आप इतना एफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मतलब उस चीज को खरीदने में सक्षम है कि नहीं है। दूसरा होता है ऑफर, ऑफर का मतलब क्या होता है किसी चीज के लिए अवसर प्रदान करना। मतलब ऑफर तो समझ नहीं जानते होंगे, मान लीजिए आपके पास नहीं था एक कोई चीज खरीदने के लिए तो आपको ऑफर दे दिया जाता है, शायद आप खरीद सकें। मान लीजिए होता है कि आप कोचिंग में वन टाइम पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो आपके पास एक ऑफर होता है कि आप मंथली पेमेंट करते रहिए, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, 3 मंथ का दे सकते हैं, आपके पास जैसा हो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड का मतलब है किसी चीज को खरीदने में या कोई चीज करने में आप सक्षम नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं एफोर्ड कहते हैं। ऑफर हम किसे कहते हैं, जब भी कोई चीज के लिए आपको अवसर प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है बिकॉज हिज एफ्रोडेड, क्योंकि यहाँ पर हिज लिखा है रिटर्न में, इसका मतलब है यहाँ पर नाउन की आवश्यकता है। हिम एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी द वर्किंग इंस्टीट्यूशन ने उसे क्या दिया है, इंस्टीट्यूशन के लिए उसके पास एफोर्ड नहीं होगा तभी उसने क्या दिया गया वहां पर ऑफर दिया होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, क्या यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑफर हो जाएगा या एफोर्ड हो जाएगा, कोई बताएगा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑफर्ड हो जाएगा। आपका ऑफर्ड इज अ रिक्वायर्ड आंसर। सी फॉर कहो ना प्यार है इज अ रिक्वायर्ड आंसर, जिसे हमने एक सेंटेंस भी लिख के हम समझा रहे हैं आपको। लिखो ही कैन नॉट, ही कैन नॉट एफोर्ड, ही कैन नॉट एफोर्ड, ही कैन नॉट एफोर्ड अ न्यू कार। दूसरा हम लिख रहे हैं यहाँ पर, दूसरा हमने लिखा है आई ऑफर्ड हिम आ जॉब। देखिए समझने की कोशिश करें खाली, हिम आ जॉब। दूसरा यहाँ पर पॉइंट ये है, देखिए
ही कैन नॉट अफोर्ड, हु कैन नॉट अफोर्ड अ न्यू कार, कौन नई कार नहीं खरीद सकता, इसका मतलब ही क्या है आपका सब्जेक्ट है, ही क्या है सब्जेक्ट है। कैन नॉट अफोर्ड आपके यहाँ पर क्या है बच्चों वर्ब है, आ डिटर्मिनर है, न्यू एडजेक्टिव है, कार आपका क्या है नाउन है, सबको पता होना चाहिए। नाउन है, कार कैसा नाउन है सिंगुलर है, काउंटेबल है और नाउन भी है, इसका मतलब बगैर आर्टिकल डिटर्मिनर का नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या है आपको ऑफर दिया गया इसलिए आपने कार नहीं कर पाई, या आप इतना खरीदने में सक्षम नहीं थे इसलिए कार नहीं खरीद पाए, नहीं है। तो यही जेसेंस निकलेगा, आप कार को खरीदने में सक्षम नहीं थे इसीलिए आपने कार को अफोर्ड नहीं कर पाया है। अब यहाँ पर जॉब को अफोर्ड नहीं करोगे, जॉब क्या होता है ऑफर है आपके लिए, एक जॉब का क्या आया, आई ऑफर्ड हिम अ जॉब, इसका मतलब है कि जो ऑफर्ड होती है वो आपकी डाई ट्रांसिटिव वर्ब भी होती है, आज ही क्लास में डिस्कस किया था। आई ऑफर्ड हिम अ जॉब मतलब मैंने ऑफर दिया हिम, किस, आई ऑफर हिम मैंने उसको ऑफर दिया, किस चीज का ऑफर दिया है तो बताओ, जॉब का दिया है या घूमने का ऑफर दिया है, किसी चीज का तो ऑफर दिया होगा, या कोई चीज खरीदने का ऑफर दिया है, बेचने का ऑफर दिया है। ऑफर जब भी आएगा उसके बाद हमेशा दो ऑब्जेक्ट आएंगे, एक तो हिम हो गया, एक आ जॉब हो गया है। हिम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आ जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये बात भी हमने डिस्कस की थी। इसका मतलब इस पार्ट में सी पार्ट में एरर है, सी फॉर का होना प्यार है, इज रिक्वायर्ड आंसर। आशा करते हैं आप लोगों को दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, बेहद आसान सवाल है। प्लीज कॉन्वे माई वेस्ट विशेष वेक टू योर पेरेंट्स। देखते हैं इसमें किसने कैसा प्रयोग किया गया है, देखते हैं कौन बताएगा। देखते हैं सुपरफ्लूयस का क्वेश्चन, अगर जिसने पकड़ पाया होगा तो बताए भाई। प्लीज कॉन्वे माई वेस्ट विशेष वेक टू योर पेरेंट्स, कॉन्वे जब आएगा उसके साथ हम वेक का प्रयोग नहीं करेंगे, जिस तरह से हम रिपीट के साथ अगेन और रिटर्न के साथ वेक का प्रयोग नहीं करते हैं, उसी तरह कॉन्वे मतलब ही होता है माई कॉन्वे में ही वेक का अर्थ छिपा रहता है। ध्यान रखना, जो हम बात बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है और समझना है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अच्छा नहीं समझ में आया, चलो एग्जांपल लिख देते हैं। हम लिखते हैं प्लीज कॉन्वे माई एपोलाइजेज टू योर वाइफ। देखिए यहाँ पर लिखा है प्लीज कॉन्वे मतलब है प्लीज, कॉन्वे के साथ हम बेग नहीं करेंगे, अपोलॉजिस के साथ हमेशा क्या लगता है बच्चों टू लगता है, इसमें बेग का प्रयोग रहता है। इसका मतलब सी फॉर का होना प्यार है, इसी में एरर है, इसी में एरर लगाते आप आगे बढ़ जाएंगे। अब जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा आपको पूरे नंबर देने पड़ेंगे, अगर नहीं पता होता तो पता नहीं आप कहाँ भटकते कभी ए में लगाते, कभी बी में लगाते, कभी डी में भी लगाते, कभी सी में भी लगाते। अब यही सब चक्कर में आप फिर बाहर भी हो जाते हैं, समझ रहे होंगे। आशा करते हैं पॉइंट सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। बेहद आसान सवाल है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि आप सभी लोग इसका आंसर देंगे, क्योंकि इतना आसान सवाल है, अगर इसका आपने आंसर नहीं दिया तो समझ लीजिए कि आपने नहीं पढ़ा है कुछ भी। देखिए कितना आसान लिखा है, द कॉल ऑफ द सीज हैव ऑलवेज फाउंड एन इको इन मी। देखिए आप बच्चों क्या है प्रीपोजिशन है, बार बार हमने क्लास में डिस्कस किया। आप अगर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट बनेगा, जो भी वर्ड बनेगा, या नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या वर्ब की आईएनजी से बना आपका जीरेंड आएगा। जीरेंड बराबर बच्चा क्या होता है, जी बराबर एन। ये कैसे बराबर, क्योंकि जी बराबर जीरेंड, एन बराबर नाउन। ऐसा नहीं करना है कि 7 होते हैं 14 हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखना कि 7 इंटू डबल हो जाएगा, तब डबल हो जाएगा तो 7 इंटू 14 होता है, यम यन यो, क्योंकि 14 पर आता है, ऐसे नहीं बराबर करना है, ठीक है। ये इसका मतलब ये है कि द सीज यहाँ पर क्या बनेगा, नाउन प्रोनाउन तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और सभी बच्चों को पता होगा कि जब भी कोई वर्ब आती है किसी भी सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है। प्रीपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट द कॉल, कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर बार, इसका मतलब हैव नहीं, क्या आएगा, है जाएगा। बच्चा क्या आएगा, है जाएगा। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आएगा। अगर इसमें किसी ने भी गलत किया है तो पानी लेना चुल्लू भर और डूब मरना उसी में, क्योंकि क्वेश्चन गलत करने वाले नहीं है। ये देखिए सीडीएस में आया हुआ है, ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन टफ आते हैं। अभी तक जो 5 क्वेश्चन आप लोगों के 6 डिस्कस हो चुके हैं, एक ही क्वेश्चन तो टफ फंसा है, वो तो सबसे इजी था जो लॉन्ग वाला था, उसे नहीं टफ मानना है आपको। अगर आप मान रहे हैं, आपको नहीं मानना है क्योंकि आपके पॉइंट डिस्कस क्लियर नहीं थे, इसीलिए आप उसे टफ मान रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
बहुत आसान है। देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, अभी हम समझा रहे हैं तुम्हें। यहाँ पर लिखा है हार्डली आई हैड लेफ्ट होम फॉर बॉम्बे व्हेन माय सन हु इज सेटल्ड इन कोलकाता अराइव्ड विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन। अब देखिए अब यहाँ पर पास्ट की बात चल रही है, यहाँ पर व्हेन माय सन इज सेटल्ड पास्ट की बात है, वेट क्या है, अराइव्ड है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने बताया है कि जब कभी भी, एक बात ध्यान से सुन लें, जो वर्ड होते हैं आपके HARDLY हार्डली, दूसरा वर्ड होता है स्कार्सली SCARCELY स्कार्सली, एक वर्ड होता है आपका सेल्डम, एक वर्ड होता है आपका नेवर, एक वर्ड क्या होता है आपका नेवर, और भी वर्ड्स रहते हैं, ठीक है। आपका हमने बताया है कि हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर, ये जब भी सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं तो इन वर्ड के साथ में बच्चों एक बात ध्यान रखना, इनका मतलब इनके साथ में हमेशा क्या शुरू होता है, इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन को बहुत ध्यान रख लेना, कुछ नहीं होता है, जो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा आपका, ये वर्ड देखे होंगे, उसके बाद एक ऑक्सिलरी वर्ब होगी, जो ये वर्ब है इसको उठा के सब्जेक्ट के पहले रख देना है कि आइए आप यहाँ पर बैठिए, आप हमारे मेहमान हैं। मेहमान को ज्यादा इज्जत दी जाती है, चलिए हम आपको भी इज्जत देते हैं। समझ रहे होंगे, इसका मतलब है कि हार्डली से बार शुरू हुआ है, इसका मतलब इन्वर्जन होगा, हार्डली के साथ इन्वर्जन होता है। दूसरा कोलोकेशन है कि हार्डली के साथ हमेशा वेन लगता है, वेन सही है, नो सूनर के साथ देन लगता है, हार्डली स्कारली के साथ क्या लगता है, हमेशा वेन लगता है, इसके साथ निगेटिव वर्ड नहीं आता है। इसका मतलब जो हेड है इसको उठाओ सब्जेक्ट के पहले रख दो, क्या हो जाएगा, हार्डली हैड आई लेफ्ट, हार्डली हैड आई लेफ्ट का प्रयोग हो जाएगा। ए फॉर आन मिलो सजना इज अ रिक्वायर्ड आंसर। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बेहद आसान है। नाउ इट कैन बी इजिली सेड दैट द पॉल्यूशन ऑफ द सिटी इज ग्रेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बताएगा। किसका क्वेश्चन है, एडजेक्टिव में क्वेश्चन है। देखिए कंपैरिजन का क्वेश्चन है, लिखा है, देखिए समझने की कोशिश करो। यहाँ पर हम ग्रेटर देन मतलब ये कर रहे हैं द पॉल्यूशन ग्रेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, एनी अदर सिटी इन इंडिया। देखते हैं किसका प्रयोग आप लोग करेंगे, देखते हैं कहाँ पर आप प्रयोग करें। देखिए जब भी कभी भी हम तुलना की बात करते हैं तो एनी अदर में आपको लग जाएगा। अगर सेम तुलना की जाती है सेम ग्रुप में तो सही है। अगर हम कभी भी तुलना किसी चीज की करते हैं तो क्या करते हैं, एनी अदर नहीं, बच्चे किसका प्रयोग करते हैं, एनी अदर नहीं, क्या करते हैं, एनी सॉरी क्या किसका प्रयोग करते हैं, देन। एनी के बाद में हम देन के बाद में जो प्रयोग होता है एनी नहीं, क्या करते हैं, डेट ऑफ, देन के बाद में यहाँ पर हमें लगाना होगा डेट ऑफ का प्रयोग करें जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं। जब कभी भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं कि नाउ इट कैन बी इजीली सेड, ये आसानी से कहा जा सकता है कि डेट द पॉल्यूशन ऑफ दिस सिटी, इस सिटी जो पॉल्यूशन है ग्रेटर देन और ज्यादा एनी अदर इन सिटी इन इंडिया, नहीं एनी डेट ऑफ, ग्रेटर देन डेट ऑफ एनी अदर इन इंडिया। सी फॉर का होना प्यार है इज अ रिक्वायर्ड आंसर। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आसान सवाल है, इसमें तो कोई आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए कि इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन व्हाई डिड राजगोपालाचारी लीव द कांग्रेस इन 1940। इतना कठिन था एक्सप्लेन करना कि राजगोपालाचारी ने वो कांग्रेस थी 1940 में लीव कर दिया था उसमें। देखते हैं कौन बनाएगा इस सेंटेंस को। सरल है सेंटेंस, देखते हैं कौन बात डिस्कस की थी। अगर आपने ये बात पकड़ी होगी तो कर पाओगे क्वेश्चन, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी क्वेश्चन वर्ड आएगा उसके बाद कोई सब्जेक्ट आएगा, उसके बीच में अगर ऑक्सिलरी वर्ब रखी है इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन है। अगर हम आपको किसी को बता रहे हैं इसका मतलब है कि डायरेक्ट वर्ब आ जाएगी, डायरेक्ट सब्जेक्ट की वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट बार बार आ जाएगी, डिड यहाँ से हट जाएगा, लीव का हम क्या कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे। वी फॉर विनोद की बहुजा रिक्वायर्ड आंसर। आशा करते हैं सभी लोगों को पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कितने हो गए आपके, 9 हो गए, तो फिर बढ़ते हैं हम 10 की ओर। 10 क्वेश्चन बेहद ही आसान है, देखते हैं। लिखा है द बोस रिमाइंडेड देम ऑफ द ओल्ड सेइंग दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर बी ऑनेस्ट इन देयर वर्क। सबको पता है, बहुत इजी है कि पता है कि ऑनेस्टी वाज नहीं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
उन्हें स्टीव वाज नहीं क्या होता है, इज होती, क्यों होती, सबको पता है। जितने भी यूनिवर्सल फैक्ट होता है या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है उसे हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट में हमेशा रखा जाता है। हमेशा किस में रखा जाता है, ये तो कहावत है, सबको पता है। जो भी प्रोवर्ब्स होती हैं, कहावतें होती हैं, वो हमेशा क्या रहती हैं, एज इट इज लिखी जाती हैं। जैसी भी कहावतें होंगी, जैसे कहावतें हो गई हैं, जो भी आपकी कहावतें हैं कि जो भी कर भला तो हो भला, लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट, इसका मतलब क्या होगा, कर भला तो हो भला। पता है कि ये फिक्स है तो फिक्स है। इसका मतलब है कि कहावतें हमेशा, जो भी प्रोवर्ब्स होती हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रखी जाती हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो हमेशा सेम एज इट इज लिखा जाता है। ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर, खत्म हो गए, बस इतने ही हैं। चलिए फिर, कोई बात नहीं है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन इसलिए आप लोगों को दबाना है क्योंकि जो भी क्लासेस आएगी नोटिफिकेशन तुरंत प्रोवाइड हो जाए। अब क्लास डिले नहीं की जाती। अगर समय मिले तो 25-30 मिनट नाइट में समय 8 बजे निकाल लो, लेटे लेटे भी देख सकते हो, चीज़ें समझ में आएगी, 100% दावा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई क्यूरीज लेनी है तो आप हमें कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पर आप हमें कॉल करिए, चाहे व्हाट्सएप करिए। इस नंबर पर आप हमें कॉल भी करिए और व्हाट्सएप भी करिए। कॉल का समय आपको पता होना चाहिए कि 8 PM टू क्या होना चाहिए, 8 PM, सॉरी 8 AM से 8 PM होना चाहिए। ध्यान रखना कि नाइट में कॉल, उसके बाद कॉल नहीं करना है। किसी को किसी प्रकार की क्वेरीज लेनी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और भी किसी प्रकार के किसी सेक्शन में भी डाउट हो कर सकते हैं। तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, उसमें लिंक मिलेंगे, आपका व्हाट्सएप का भी लिंक होगा जो व्हाट्सएप में है, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर सारी अपडेट हम देते हैं। बाकी बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। मिलते हैं फिर कल इसी उत्साह और उमंग के साथ। मिलते हैं कल फिर इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। उससे पहले कल मेंस क्लास में उपस्थित होना कोई भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।